क्या रामायण काल में भी होते थे मोबाइल? आपको यह सुनकर संभवतः विश्वास न हो, लेकिन इस पर विचार किए जाने में कोई बुराई नहीं है। दरअसल भारत के लोगों ने दूसरों के कहने पर अपने इतिहास को मिथक ही मान लिया है। उस पर कभी बृहत्तर रूप में शोध नहीं किया। प्राचीन इतिहास के प्रमाण कभी नहीं ढूंढे गए। आजादी के बाद तो देश को धूल मिट्टी में मिला दिया गया। खैर, इतिहास को सही तरीके से समझने के लिए हमें अपने अतीत की गहराई में जाना होगा। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। रामायण के समय लंका एक अत्याधुनिक नगर था, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उच्चतम स्तर था। लंका के राजा रावण ने अपने राज्य को विश्व का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध नगर बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समृद्धि के पीछे एक अत्याधुनिक दूरसंचार प्रणाली छुपी हुई थी? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि लंका में दूरसंचार यंत्रों का भी निर्माण होता था, जिसे आजकल दूरभाष या टेलीफोन कहते हैं। अगर आज के समय में हमारे पास मोबाइल फोन है, तो क्या रामायण काल में भी मोबाइल होते थे? माना जाता है कि दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। मधुमक्खी एक अद्भुत यंत्र था जो दूर से दूर बैठे लोगों से बातचीत करने में सक्षम था। इस यंत्र से वार्ता की जाती थी, लेकिन वार्ता से पूर्व इससे भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि प्रकट होती थी। संभवतः इसी ध्वनि प्रस्फुटन के कारण इस यंत्र का नामकरण मधुमक्खी किया गया होगा, क्योंकि मधुमक्खी की तरह यह यंत्र भी उड़ता हुआ प्रतीत होता था। मधुमक्खी यंत्र राज परिवार के लोगों के पास विशेष रूप से रखा जाता था। यह यंत्र बेतार प्रणाली पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि इसके लिए किसी तार या केबल की आवश्यकता नहीं थी। इससे राज परिवार के सदस्य दूर दराज के स्थानों पर बैठे अपने सहयोगियों से बात कर सकते थे, जिससे राज्य की प्रबंधन क्षमता में वृद्धि होती थी। जब विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया गया था, तो वह अपने साथ कुछ विशेष यंत्र लेकर आया था। मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा उसने अपने 4 विश्वसनीय मंत्रियों अनल, पनस, संपाति और प्रभाति को भी राम की शरण में ले आया था। ये मंत्री यो न केवल राम की सेना को संगठित करने में मदद करते थे, बल्कि इन यंत्रों का उपयोग रावण के विरुद्ध रणनीतिक युद्ध में भी किया जाता था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे, जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। संभवतः ये त्रिशूल वायरलेस ही होते होंगे, जो बिना किसी भौतिक माध्यम के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते थे। ये यंत्र युद्ध के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इससे सैनिकों के बीच समन्वय स्थापित रहता था। इसके अलावा लंका में दर्पण यंत्र भी थे, जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट करते थे। इन दर्पणों का उपयोग रात के समय में सेना को मार्गदर्शन देने के लिए किया जाता था। यह यंत्र न केवल युद्ध के समय में उपयोगी थे, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। रावण न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे एक कुशल वैज्ञानिक भी थे। उनके पास एक विशाल दर्पण यंत्र था, जिसे भस्मलोचन कहा जाता था। इस यंत्र की सहायता से वे प्रकाश पुंजों को वायुयान पर छोड़ सकते थे, जिससे वे यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। यह यंत्र युद्ध के समय में अत्यंत प्रभावी था, क्योंकि इससे रावण के विमानों को आसानी से नष्ट किया जा सकता था। विभीषण ने लंका से निष्कासित होते समय अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र भी ले आए थे। उन्होंने इन यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश नामक यंत्र को विकसित किया, जिससे ये यंत्र चौखटों पर कस सकते थे और लंका के यानों की ओर प्रकाश पुंज फेंक सकते थे। इस प्रकार लंका की यान शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। लंका में एक अन्य प्रकार का दर्पण यंत्र था, जिसे ग्रंथों में त्रिकाल दृष्टा कहा गया है।
लेकिन यह यंत्र त्रिकाल दृष्टा नहीं, बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। इस यंत्र की सहायता से लंका के लोग दूर की घटनाओं को देख सकते थे और समयानुसार निर्णय ले सकते थे। यह यंत्र युद्ध के समय में अत्यंत उपयोगी था, क्योंकि इससे रावण को युद्ध के प्रत्येक मोर्चे की जानकारी समय रहते मिल जाती थी। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने पर ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे, जो लंका के विभिन्न हिस्सों के बीच यातायात को सुविधाजनक बनाते थे। यांत्रिक सेतु से सैनिकों का आवागमन तेजी से होता था, जिससे युद्ध के समय में तेजी से रणनीतिक निर्णय लिए जा सकते थे। राम और रावण के बीच युद्ध के समय इन यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान था। मधुमक्खी से राम की सेना को तेजी से आदेश दिए जाते थे, जिससे उनकी रणनीति में लचीलापन आता था। त्रिशूल यंत्र से सैनिकों के बीच संदेश का आदान प्रदान तेजी से होता, जिससे युद्ध के दौरान कोई भ्रम नहीं रहता था। दर्पण यंत्रों का उपयोग करके रावण के विमानों को नष्ट किया जाता था, जिससे उनकी हवाई शक्ति कमजोर पड़ती थी। विभीषण द्वारा लाया गया अग्निवेश यंत्र लंका के यानों को पूरी तरह से नष्ट करने में सहायक था, जिससे लंका की हवाई शक्ति को ठेस पहुंचती थी। त्रिकाल दृष्टा यंत्र से राम की सेना को युद्ध के प्रत्येक मोर्चे की जानकारी समय रहते मिलती थी, जिससे वे सही निर्णय ले सकते थे। यांत्रिक सेतु और चबूतरे से सैनिकों का आवागमन तेजी से होता था, जिससे युद्ध के समय में लचीलापन और तेजी आती थी। इतिहास के पन्नों में रामायण के युद्ध के पीछे के वैज्ञानिक रहस्यों का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि यह युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि तकनीकी प्रगति से भी जुड़ा था। लंका की प्रौद्योगिकी ने युद्ध को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था, जहां रणनीति और विज्ञान का मेल हुआ था। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि रामायण काल में भी तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्थान था। मधुमक्खी, त्रिशूल, दर्पण यंत्र, त्रिकाल दृष्टा और अन्य यंत्रों ने युद्ध के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे यह युद्ध केवल मिथक नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक घटना बन गई थी। हालांकि इतिहास के इस अंधकारमय काल के प्रमाण अभी तक पर्याप्त नहीं मिले हैं, लेकिन यदि आगे और शोध किया जाए तो शायद हमें प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। इतिहास को मिथक समझने के बजाय हमें इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करनी चाहिए। भारत की प्राचीन सभ्यताएं अत्यंत विकसित थी और उनके पास ऐसे तकनीकी ज्ञान था जिसे आज हम आधुनिक विज्ञान कह सकते हैं। रामायण में वर्णित यंत्रों की कहानी हमें यह समझाती है कि भारत का अतीत केवल धार्मिक और सांस्कृतिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी भी था। इस प्रकार रामायण काल में भी मोबाइल जैसी तकनीकी उपकरणों का अस्तित्व था। यह एक रोचक विचार है। मधुमक्खी, त्रिशूल, दर्पण यंत्र और अन्य यंत्रों ने लंका के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास को केवल मिथक समझना गलत है, बल्कि उसमें छुपे वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करने की जरूरत है।